अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इलेक्शन से कबल सियासी इंतकाम का शोर है। जो क्रैकडाउन होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, उसकी जो हमने पहली झलक देख ली, कल फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद डार साहब से जो डॉलर है वो काबू में ना आया और जो उनके दावे थे, धौंस थे, वो भी बिल्कुल ही जो है खाली एक जो नारा साबित हुए। इस पे बात करेंगे। सहाफ़ी ज़ेरे अताब है, मुल्कगीर एहतजाज वो शुरू कर रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे बात होगी। कल का जो इमेज है जिसमें फवाद चौधरी साहब को मुंह पे सफ़ेद कपड़ा डाल के अदालत में लेकर आया जा रहा था, और जिस तरीके से उनकी बेगम ने आज ये बात कही कि थ्रू आउट लाहौर टू इस्लामाबाद वो हथकड़ियाँ लगाई गई और तजलील के साथ जिस तरह से उनको पूरे शहर में घुमाया गया, उसके बाद इस्लामाबाद लाया गया, ये चेहरा है जी इस वक्त जो PDM हुकूमत की जितने भी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं उनका। कहते वो ये हैं कि हमारे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस फुर्ती से पंजाब की पुलिस ने और उसके बाद विफाक की पुलिस ने इस सारे मामले को डील किया, ये हो नहीं सकता कि किसी की सरकारी आशीर्वाद के बगैर ये इस तरह से एक साबिक वजीर के साथ किया जाए। बगावत का मुकदमा, सेडिशन के चार्जेस, ये तो इस तरह लग रहा है कि 8-9 महीने में ये टॉफीज की तरह बांटे जा रहे हैं। ऐसे रियासत को कौन सा बड़ा खतरा हो गया जी कि जितने मुकदमे शायद इस मुल्क में 2 दहाइयों में बगावत और गद्दारी के ना हुए हों, इस 9 महीने की हुकूमत के दौरान ये किए गए हैं। प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मुशर्रफ जैदी साहब मौजूद हैं, आमिर जिया साहब मौजूद हैं। कोशिश करेंगे बीच में फैसल चौधरी साहब को ले लें, क्योंकि कल भी उनका एक पेशी है फवाद चौधरी साहब की। बीच में खबरें ये भी आ रही है कि शायद एक और FIR हो जाए और इस दौरान उनको इस्लामाबाद से भी कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, जब सबक सिखाने का फैसला कर लिया जाए तो फिर ये रियासत की उंगली मरोड़, जो कानून की उंगली मरोड़ के बहुत सारी गुंजाइशें निकाली जा सकती हैं। लेकिन लगता ये है कि आने वाले जो 4-6 महीनों में अब ये ट्रेलर है कि सियासत भी ऐसे होगी और आगे अगर कोई इलेक्शंस होने हैं तो उनको भरपूर तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाना है। शायद इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी कर ली जाए। आगाज साहब से करती हूँ। मुशर्रफ साहब, ये जो कल विजुअल था फवाद का, अगर उसने गलत बात की, बगावत गद्दारी नहीं बनती। आप उनको शोकॉज करें, इलेक्शन कमीशन के पास अपने इख्तियारात हैं, वो जरूर इस्तेमाल करें। किसी को क्लीन चिट नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी कहे इस मुल्क में, चाहे अगर आप अपनी पॉलिटिकल बयान की रॉ में बहते हुए भी कह दें। लेकिन ये जो मुंह पे कपड़ा डाल के लाना है, ये आपने देखे होंगे ना विजुअल्स, क्या थी आपकी इनिशियल थॉट? मेरी इनिशियल थॉट तो ये थी कि मुझे जब इसी तरह की बातें निहाल हाशमी ने की थी तो बड़ा गुस्सा आया था। लेकिन जब मैंने ये फवाद चौधरी का वो देखा तो एक तो इनके क्लिप जो है उसकी जो शिद्दत थी वो शायद उससे 1-2 डिग्रीज कम थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे गुस्सा एक पे आना और ना आना शायद मुझे एक अच्छा लगता हो, एक बुरा लगता हो। कानून का और रियासत का काम जो है वो तफरीक करना नहीं है, उसको इक्वली ट्रीट करना है। तो इक्वल ट्रीटमेंट पे अगर हम जरा नजर डालें, कराची में एक पुलिस अफसर ने एक घिनौना कत्ल किया एक बच्चे का जिसका नाम था नकीबुल्लाह महसूद। पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का शहरी, एक खूबसूरत मासूम, और मैं समझता हूँ जिस इलाके से वो है और जितनी दूर उसकी फैमिली को माश के लिए जाना पड़ा, इस मुल्क के निज़ाम से और इस मुल्क की अशराफिया से पिटा हुआ ख़ानदान और बच्चा जो है वो उस शहर गए, उस शहर में घुनावने अंदाज में उसका कत्ल किया गया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया और पूरी कायनात को पता है किसने कत्ल किया। उसका नाम ले लेके सबसे अहम ओहदेदारों ने जाके नकीबुल्लाह महसूद के वालिद साहब से उनके हाथ पकड़े, उनसे कस्में खाई, उनको कहा कि इंसाफ होगा। टीवी पे आके बयानात दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, चाहे एक हुकूमत थी या दूसरी, चाहे पंजाब के लीडर थे या खैबर पख्तूनख्वा के या सिंध के। बलूचिस्तान को तो कोई वैसे ही नहीं पूछता, चाहे फौजी अफसरान थे या सिविलियन अफसरान थे। और उसका नतीजा जो है फवाद चौधरी के साथ जो हुआ उससे एक दिन पहले जी। आप इस मुल्क में नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल करें तो उसके कत्ल के साथ खिलवाड़, उस पे आवाज उठाएं तो आपको गद्दार कहा जाएगा, आपकी पार्टी के लीडरान को बंद किया जाएगा। अली वजीर आज भी जेल में। और अगर फवाद चौधरी या निहाल हाशमी जजेस को या ECP के लोगों को कुछ कहते हैं तो अगले लम्हे जेल, अगले लम्हे उनको जो है उस पे रख के, तो ये किस तरह का निज़ाम जो है इस मुल्क में चलाया जा रहा है और किस सिमत में इस मुल्क के लोगों को धकेला जा रहा है। क्योंकि ये खिलवाड़ आप कितनी दफा रिपीट कर सकते हैं और कब तक जो है ये सिलसिला जो है इसी तरह चलता रहेगा। इस पे बहुत गौर से इस मुल्क की अशराफिया को, फौजी क़यादत को और सिविलियन लीडरशिप को सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि
रुला देने वाले जो है ये सवालात हैं, और संजीदगी से बजाय ये तरफदारी करने की कि निहाल हाशमी मेरा है और फवाद चौधरी मेरा है, तो एक में एक चीज और दूसरे में दूसरी, ये तजाद नहीं होना चाहिए। असल जो कंपटीशन है वो तो इन दोनों में है ही नहीं। असल जो सवाल है वो ये कि नकीबुल्लाह महसूद की रूह इंसाफ मांग रही है और क़यामत तक मांगती रहेगी, और उसका जो भरना होगा क़यामत में वो हम सबको भरना होगा। हम सब इस मुल्क के शहरी हैं, और वो मिस्कीन बच्चा जो जिसका अब बाप भी चला गया, अब क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं है तो हम उसको भूल जाएं और हम निहाल हाशमी और फवाद चौधरी और इलेक्शन कमीशन और जजेस की जो है अनाओं के मसाइल को जो है जांचते रहें। मेरा ख्याल है बहुत शर्म का मुकाम है हमारे। बिल्कुल। और ये एक डिसफंक्शनल रियासत की जो आपने बात की ना, ये डिसफंक्शनल रियासत की एक मिसाल भी है, क्योंकि जो लोगों का एक एतबार होता है प्रोसेस के ऊपर, इदारों के ऊपर, कि भाई कहीं ना कहीं जो है वो रियासत स्टेप इन करेगी और उनके दुख का मदावा करेगी। लेकिन जब बार बार लोग ये फील करते हैं कि दे आर बीइंग फेल्ड, तो फिर ये जो अगर एतबार एक दफ़ा उठ जाए तो फिर वो एक डिसफंक्शनल सोसाइटी बनती है, और प्रॉब्ली हम उससे बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। और जितना गुस्सा है, जितना डिसकंटेंट है, जितना ज़्यादा एंगर है, जितनी ज़्यादा होपलेसनेस है, आई होप कि हमारे जो ये सारे इक़्तिदार में बैठे लोग हैं ये इससे डिस्कनेक्टेड नहीं होंगे और ये जानते होंगे कि इस वक्त जो है लोग असल में चाहते कि आमिर साहब, सर ये इस वक्त फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए हैं, अब कल उनको पेश करेंगे, उनको कितने दिन जेल रखना है वी डोंट नो, कल वो निकलते हैं जेल से या नहीं निकलते। बहरहाल सर, इसका मतलब ये है कि अब जो कड़ाके तो निकालने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पंजाब और केपी की असेंबली का एक कवर था अब वो नहीं रहा है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी बात हो रही है, तो सर ये जा किस तरफ रहा है मामला? क्योंकि कहीं से स्टेबिलिटी वाली तो कोई बातें नहीं है, या इसमें से लग भी नहीं रहा किसी के पॉलिटिकल इंटेंट है कोई कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए। मजीद डोर को उलझा के वो समझते हैं कि हम सुलझाना चाह रहे हैं। ये जो आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा था ना अपने बयानिए के अंदर कि जी इस हुकूमत के जो नाम नहाद डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स थे वो तमाम के जो है लोगों के सामने आ गए, बड़े मतलब बेईमाना तरीके से सामने आए कि जनाब एक तरफ आप जमहूरियत की भी बात करते हैं, आप कानून की हुक्मरानी की भी बात करते हैं, और आप खुद देखें कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी को उनकी अपनी जो पार्टी रज़ा रब्बानी साहब का स्टेटमेंट आया कि मैं गलत नहीं किया, उन्होंने पब्लिक किया जी जी जी। आप जब सियासी मुखालफिन को देखें, एक होता है कोई ऐसा केस जो एक जुर्म है आपका और उसमें आपने लूट मार की है, आपने कोई मतलब अपने पब्लिक ऑफिस को मतलब अंडरमाइन किया है, ठीक है, वो एक बिल्कुल अलग बात है कि वहां पर यकीनन कानून है उसको हरकत में आना चाहिए और किसी भी जिस तरह मुलजिम के साथ सलूक होता है वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि हमारा जमहूरी माशरा है और आपको पता है कि साउथ एशिया की जो एक सियासत है उस पर लोगों को गुफ्तगू में बहुत ज्यादा मुबालगा आराई करते हैं, हम ऐसे जुमले कहते हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, चाहे की वो हुकूमत हो या माजी की हुकूमत हो, उनके लोगों का अंदाज ही होता है। आप याद करें शहबाज आप कहते थे कि जी मैं इनके जरदारी के मैं पेट फाड़ के बदनवानी के पैसे निकलवाऊंगा, तो वो प्यारे होते हैं, वो चीजें जो होती हैं उसका मैं नहीं समझता कि शहबाज साहब इतने जालिम हो कि उनके हाथ में खंजर भी आए तो ऐसी हरकत करेंगे। तो बहुत जो होती है वो आप अपने गुफ्तगू की राह में कह रहे होते, मैं नहीं कह रहा, कंडोन नहीं कर रहा इस बात को। इतिहाद जब आप एक सियासतदान हो और आप एक ऑफिस होल्डर रह चुके हो हो मतलब कल तक आप जो थे बिल्कुल सर सेडिशन तो नहीं ना हुई, मतलब प्रॉब्लम ये है कि इतना ओवर डू कर देते हैं और इसे भोंडे तरीके से अगर उसको रिएक्ट करते हैं कि वो जो मामला है वो इतना ज्यादा और मजे का खेज लगता है ना। अब अगर उस बयान के ऊपर आपने सेडिशन और बगावत के चार्जेस लगाने हैं तो फिर दुनिया का कौन सा कानूनदान है या कौन सा वकील है या कौन सा कोई भी ओपिनियन मेकर है जो कहेगा कि जी ये ठीक हो रहा है? मैं यही इसी तरफ आ रहा था, ये जो आप फरमा रही कि फिर जो उन्होंने कहा कि क्या वाकई वो गद्दारी के जुमरे में आता है, वाकई वो दहशतगर्दी के जो भी उन पे बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए हैं उसके जुमरे में आता है, वो नहीं आता। बहुत सारे लोग मतलब है कि आप कहें कि जी मैं फला काम कर दूंगा, मैं मतलब है फला चीज को उड़ा दूंगा, वो एक तू का अंदाज है, नहीं होना चाहिए हमारे जैसे। ठीक बात है हाँ। लेकिन यहाँ पर फिर उसमें आ जाता है कि जनाब हमारे जो रियासती इदारे हैं जो आपके एतमाद उठ रहा है, मैं समझता हूँ बहुत सारे इदारों पे से एतमाद उठ चुका है। सर दैट इज द सैड पार्ट एंड दैट इज द डेंजरस पार्ट। मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगी। फैसल चौधरी साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़े मुख्तसर वक्फे के लिए अरसे से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल जी, अभी तक आपकी क्या आज कोई मुलाकात हुई, जो कि आप वकील भी हैं, तो क्या रसाई है फवाद चौधरी साहब तक? और ये जो नई खबर है कि जी प्रॉब्लम उनको इस्लामाबाद से मूव कर दिया जाए और कोई एक नई FIR भी कहीं से शायद बरामद हो जाए, ये इत्तलात हैं आपके पास? देखिए अभी तक तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है उनसे, कोई एक्सेस भी नहीं है, सुबह कोर्ट में ही होगी।
FIR का इंदराज जो है एक तरीकाकार है इस हुकूमत का। सवाती साहब के ऊपर भी हुई हैं, दूसरों के ऊपर भी हुई हैं, अरशद शरीफ शहीद के ऊपर भी हुई थी। मुख्तलिफ जगहों पे एक तरीका वारदात है। अगर ये इसके खदशात हैं, मुझे भी ऐसी इतला मिली है कि गालिबन मुल्क के किसी दूसरे हिस्सों में अगर ऐसा मामला किया जाएगा तो बस उसके बाद हम तो फिर अगर कोई ऐसा मामला होता है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बार्स मेरे साथ खड़ी हैं, मेरी वकीला कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है, और जजेस जो है वो वकाला के फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और क्योंकि वकील तो वो आदमी होता है हमारे जिसके ऊपर जिसके पर जर्नलिस्ट भी आते हैं, जजेस भी आते हैं, जर्नलिस्ट भी आते हैं, आम लोग भी आते हैं, मुलाजमत पेशा लोग भी आते हैं, सबके हकूक़ का दिफा होता है, वकील करता है। अगर वकील के बुनियादी हकूक़ का दिफा नहीं होगा और अदालतें नहीं करेंगी तो फिर अदालतों से एक तो जो है लोगों की कम हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि अदालतें जो है इसमें अपना रोल अदा करेंगी और इलीगैलिटीज को जो है वो उसको रोका जाएगा और उस मामले को जो है कानून के तौर पे अब उन्होंने गलत सही जो भी पर्चा कर दिया है अब उसको फेस कर रहे हैं, हमें लीगली उसको फेस करने दिया जाए। तो फिर विक्टिमाइजेशन जो है ये हो रही है और मुझे इल्म है कि ये लंदन से हो रही है, उनके इमाम पे हो रही है, उनकी डायरेक्शंस पे की जा रही है। तफ्तीश वगैरह जो है फवाद साहब से करनी है। जब एक शख्स ने बयान कह दिया कि जी हाँ ये मैंने बयान दिया है और मैं उस पर खड़ा भी हूँ, उन्होंने कहा, मैं उन्होंने अल्फाज जो खानदान के हवाले से नहीं दोहराए जो कि नहीं कहने चाहिए थे, बेहतर होता है कि हम ना कहें, लेकिन बहरहाल जो उनकी बाइसनेस के बारे में उनका हाँ मैंने बयान दिया है। ये तफ्तीश क्या करनी है और ये टेलीफोन्स वगैरह से क्या निकालना है और ये फोन्स कहाँ है, किसकी तहवील में? ये फोन तो उसी वक्त ले लिए गए थे अपना जब लाहौर से उनको अरेस्ट किया गया था और उसके बाद जो है उसमें से क्या निकालना है, किसी और के ऊपर पर्चे दे देंगे, आपको उठा लेंगे, किसी को उठा लेंगे, मुझे उठा लेंगे। हमारा मतलब है कि एक फोन उनका उसी दिन ले लिया गया, लाहौर पुलिस ने उनको वो कॉन्फिस्केट कर लिया। मैंने तो जज साहब से भी कहा कि अल्फाज बरामद करने हैं कि आपने क्या बरामद करना है। एक स्पीच हुई है, स्पीच में तो ये लिख दिया गया है कि स्पीच की कोई बरामदगी होती नहीं है। एनीवेज जज साहब फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू हिम उन्होंने कर दिया है। अब सुबह वो आएंगे। तफ्तीश जो है वो तो जो लाजमी होती है, इवन जेल में भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, कोई शख्स शामिल होता है, कानूनी जिम्मेदारी है वो तो पूरी की जाती है। चले, बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो भी थोड़ी देर पहले मुशावरत की थी राव अनवार की। तो ये मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी टीम ने ये तस्वीर निकाली हुई थी कि जो ये किस तरह से अदालत में पेश होता था। नकीबुल्लाह महसूद की जो मुकदमे में जब ये पेशी होती थी तो ये देखें, अंटराज देखें जी इर्द गिर्द, ये कितने लोग वर्दी में इर्द गिर्द साथ होते थे और कुछ ऐसी भी पेशियां हैं जहां पे ये खुद भी वर्दी के अंदर आते थे। सो अब सोचे कि जी ये सारा जब मामला अदालत के अंदर आप जाएंगे, आगे से एक ऐसा जो बंदा है जिसका जो वालिद साहब जो कि इंसाफ की तलाश में खुद दुनिया से चले गए, तो ये देखिए ये तो लगता है कि पूरी रियासत पीछे खड़ी थी मतलब बाकायदा ये नजर आ रहा है विजुअली। तो फिर क्या इंसाफ और कैसा इंसाफ, और कहीं रियासत का दिल इतना छोटा हो जाता है कि फवाद चौधरी साहब के मुंह के ऊपर कपड़ा भी डाल के लेके आ जाते हैं। तो ये जो पिक एंड चूज है और ये किस टाइम एंड स्पेस में किसको कितना टफ टाइम देना है, इसका भी अपना एक क्राइटेरिया। बहरहाल यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा हमारे साथ। सिर्फ यहाँ से आपको हालात होते कैसे दिखाई दे रहे हैं कि क्या आगे जो है सूरत हाल बेहतर होगी या नहीं होगी। इलेक्शन के हवाले से स्पेसिफिकली इसलिए पूछना चाहती हूँ कि आज मलिक अहमद खान साहब ने एक बड़ी ही अजीब बात की। मुझे अजीब मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि वो खुद एक वकील हैं। जब उनसे 90 दिन के बाद इलेक्शन के हवाले से सवाल पूछा गया तो फिर उसमें उन्होंने जवाब में कहा कि 90 दिन में अगर इलेक्शन ना हो तो उसमें आइन खामोश है। ये कैसा बयान है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हो तो आइन खामोश है? और क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कराने में इस वक्त ये हुकूमत इंटरेस्टेड है? ये वैसा ही बयान है जिस तरह पूरी की पूरी काबीना माशाल्लाह 80 लोगों पर मुश्तमिल काबीना, जिसमें 32 ऐसे PMs हैं, 30-35 जो है वो वज़रा हैं, शायद 27-28 वज़रा हैं, बाकी जो भी स्पेशल असिस्टेंट भी होते हैं, एडवाइज़र भी होते हैं। तो जो बहुत ही भौंडे और गलत फैसले मईशत के लिहाज से किए गए, स्टार्टिंग विद जो डार साहब को लाया गया मिफ्ता इस्माइल की जगह, उसमें पूरी काबीना जो है वो या तो हाँ में हाँ मिला रही थी या खामोश थी। पूरी काबीना को पता था कि डार साहब क्या करेंगे। ज़्यादातर काबीना जो है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उनको ये नहीं पता हो कि आगे उसका नतीजा क्या होगा। नतीजा हमने देख लिया, 4 महीने की उनकी जो अना थी
وہ آج جو ہے آ کے ٹوٹ گئی, دم توڑ گئی. ڈارک پیگ جو ہے وہ اب پیگ سے ریلیز ہو گیا. اب ایک لہر جو ہے جو پہلے آنی چاہیے تھی تاکہ آہستہ آہستہ آتی اور اکانومی کو اور لوگوں کو, عوام کو, خاص طور پہ غریب عوام کو تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کا موقع ملتا. ساتھ ساتھ BISP کے تھرو جو ہے سب سے غریب جو لوگ ہیں ملک میں ان کو پیمنٹس جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں. اس کے بجائے ایک طوفان کی طرح جو ہے انفلیشن آئے گی. اس وقت بھی خاموشی تھی. میرا خیال ہے کہ 90 دن سے زیادہ کا جواز کسی طرح بنتا نہیں ہے, لیکن یہ بھی بہت واضح ہے کہ ہر سمت میں جب آپ اس پہ بات کرتے ہیں اسلام آباد میں تو یہی سننے میں آتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بر وقت نہیں ہوں گے. قانونی طور پہ کیسے گنجائش نکالنے کو نکال سکتے ہیں, لیکن جی خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے میں سمجھتا ہوں آپ کا جو سوال ہے اس کا جو صاف جواب ہے وہ یہ کہ حالات بد سے بدتر ہوں گے اور بدتر سے بدترین بھی ہوں گے, اور اس پر ہفتوں یا مہینوں کا نہیں, اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم سپین ہے وہ ہمیں مطلب سال سے زیادہ کے بارے میں اب سوچنا چاہیے. آپ الیکشن کروا لیں, الیکشن میں کیا آئیڈیل رزلٹ کوئی بھی سوچ سکتا ہے, اور کیا اس آئیڈیل رزلٹ کے بعد کیا لیکن آپ نے دیکھا ہے نا کہ کیا الیکشن نہ کروا کے بھی سیاسی ٹرموئل ہے, الیکشن کروانے کے بعد بھی جو وہ آتی اسٹیبلٹی آتے ٹائم لگے گا, لیکن کاسٹ کس کی زیادہ ہے الیکشن نہ کروانے کی؟ الیکشن نہ کروانے کی میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے اس پہ لکھا بھی, آپ کو معلوم بھی ہے. میں تو سمجھتا ہوں جلد از جلد سارے الیکشن, اگر یہ خدشہ ہے کہ جی ہم الگ الگ نہیں کرانا چاہتے, آپ اکتوبر میں نہ کرائیں, آپ فوراً کرائیں. یہ اپریل میں کرا رہے ہیں KP کے, رمضان میرا خیال ہے اب یہ رمضان کے بالکل بیچ میں آئیں گے. یہ آخری اشرے تک بات جا رہی ہے, لیکن 10-15 دن اوپر نیچے کیے جا سکتے ہیں, آگے پیچھے کر لیں, لیکن آپ پورا کا پورا ملک میں الیکشن کرائیں. الیکشن کے بعد کا جو بحران ہے اس کی نوعیت اس لیے فرق ہوگی کہ الیکشن کے بعد اگر بیان بازی زیادہ سخت ہوتی ہے یا سڑکوں کو بلاک کرنے کا عمل ہوتا ہے تو عوام جو ہے وہ اس وقت ریاست کو سپورٹ کرے گی اور کہے گی کہ ہم تنگ آ گئے, اب جو بھی جیتا ہے. اور دیکھیں ہر الیکشن میں تھوڑی بہت جو ہے اونچ نیچ ہوتی ہے, اب جو بھی جیتا ہے پلیز ملک چلانے دیں, تو کم از کم آپ کے پاس وہ اسٹرینتھ ہوگی. آپ بھلے جو سسٹم اس وقت چاہتا ہے بھلے آپ وہ ریزلٹ نکلوا لیں, لیکن کم از کم آپ کے پاس وہ لیجیٹمیسی ہوگی کہ الیکشن ہو چکا ہے. یہاں پہ تو الیکشن نہ کروانے سے مزید جو ہے تکرار اداروں کے درمیان, پارٹیوں کے درمیان, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں مزید گند جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کیا یہ جو پولیٹیکل کاسٹ الیکشن نہ کروانے کی زیادہ ہے, لیکن اس میں ایک اور پولیٹیکل کاسٹ انڈیویجولی ان جماعتوں نے بھی ادا کرنی ہے. اب کیسے چلے جائیں الیکشن میں اتنی جلدی؟ ہے عامر صاحب, ابھی IMF کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کرنے کا فیصلہ کیا, بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کمٹمنٹس پوری اسی لیے ہوئی ہیں کیونکہ یقین دہانی ہے کہ بھائی فورن الیکشن پہ شاید نہیں جایا جائے گا, اور اس کے جو پولیٹیکل کاسٹ ہے اس کو تھوڑا سا اسٹیبلائز کرنے کا ٹائم دیا جائے گا. یہ 2-3 چیزیں ہونی ہیں. ایک تو بالکل مجھے بالکل اندیشہ اس بات کا ہے کہ حکومت جو ہے الیکشن کرانے میں سنجیدہ کیا وہ بالکل نہیں کرانا چاہتی, یہ بات تو بالکل طے ہے. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہوں وہ بھی اس فیصلے میں ان کے ساتھ شامل ہوں یا ساتھ کھڑے ہو جائیں. پھر دوسرا سوال آتا ہے کیا عمران خان کو اتنا بڑا پاپولر پریشر جو ہے, کیونکہ واحد حزب خلاف جو عمران خان ہے اس وقت, کیا وہ پاپولر پریشر سامنے لے کر آ سکتے ہیں؟ وہ کبھی دیکھنا ہے, وہ چیز ابھی پردہ راز میں وہ دیکھا جائے گا کہ ان کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے. لیکن اگر الیکشن نہ کرانے کے نتیجے میں ایک بات ہے کہ جی جو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے ویسے ہی جاری و ساری رہے گا. ایک اور چیز آ رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کو ڈیلے کیا جاتا ہے, اس کا آغاز کر دیا ہے, وہی کہ PTI کے اوپر جو ہے سخت کارروائی ہوگی. PTI کا جو ہے ان پہ کریک ڈاؤن میں سمجھتا ہوں کہ ہونے والا ہے, اور اس میں عمران کی گرفتاری جو ہے بالکل آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. سر ہو جائے گی گرفتاری, ہوگی گرفتاری, کیونکہ یہ بھی ہے کہ بھئی شاید ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں تو اگین یہ مجھے دس از دا آئرنی آف دس کنٹری نا کہ پہلے سے ہفتوں پہلے سے بتا یہ چیمو گوئیاں شروع ہوتی کہ جی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا, ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا, گرفتاری ہو سکتی ہے, گرفتاری ہو سکتی ہے. سو کیا ڈسکوالیفیکیشن اور گرفتاری دونوں آپ دیکھتے ہیں یا ان میں سے ڈسکوالیفیکیشن دیکھتے ہیں آپ؟ سر اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب ہمیں تو وہ بات کرنی نہیں چاہیے, وہ قیاس آرائی اس طرح کی ہوگی بڑی منفی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور مطلب چارجز آپ لے کر آ سکتے ہیں. لیکن بڑا فرق ہے کہ جب PTI حکومت میں تھی تو جو چارجز آ رہے تھے وہ یہ نہیں آ رہے تھے کہ آپ نے مطلب اس میں کیا کیا سیاسی حریفوں کے خلاف کرپشن کیسز میں پکڑے تھے. یہاں پر کرپشن کیسز میں نہیں پکڑا جا رہا فواد کو یا
आदम स्वाति को गुफ्तगू के ऊपर जो उन्होंने बयानात दिए उस पर पकड़ा जा रहा है। और जैसे आपने कहा कि उन चीजों को आप अगर कोई इदारा हो ECP वो उसको दरगुजर भी कर सकता था, वार्निंग भी कर सकता था, कोई और चीजें हो सकती थी। लेकिन बाकायदा नजर ये आ रहा है कि तसादुम की राह पे जाएंगे और गालिब हुकूमत को सपोर्टर्स हैं उसके जो मतलब है स्पॉन्सर, उन्हें इस बात की कि हमारे पास इस बात की अहलियत है, ताकत है कि हम अगर कोई मतलब है कोई मैदान में आएगा, पॉपुलर होगी, लोग सड़कों पे निकलेंगे तो हमको तो ये चीजें जो है। लेकिन आप देखिए जब इकोनॉमिक इतनी जो हमारे यहाँ मेस क्रिएट हो गया है और सिर्फ इस हुआ है कि जी डार साहब जो कि समझी हैं नवाज शरीफ साहब के, मैं बार बार कहता हूँ असल उनका वजीर खजाना होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो और क्योंकि वो समझी है तो उन्होंने अपनी जिद पूरी कर ली। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि कुछ होगा भी नहीं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमी के मामलात में गड़बड़ भी हो जाएगी ना, कोई पूछगछ नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्विकली इमरान खान साहब की जो नाअहली या जो गिरफ्तारी पॉसिबल है, ये इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। क्या इस वक्त वो पॉलिटिकल कैपिटल PDM हुकूमत के पास मौजूद है? अगेन वो कहते हैं जी अब इतना ऐसी क्या बात होगी अगर इमरान खान साहब को हाथ लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उनको गिरफ्तार किया तो? देखिए मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री को ख़ास तौर पे ये इतनी पुरानी हिस्ट्री क्योंकि नहीं है तो हमें याद दहानी में किसी को मसला नहीं होगा। 2016 अप्रैल 2016 में पैनामा पेपर्स लीक हुए थे। जुलाई 2017 में नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया। जिस दिन लीक हुए थे उसके अगले दिन जिस तरह आपने फरमाया ना कि ये इमरान खान के बारे में पहले से ही फैसला हो गया है कि जी ये डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, गिरफ्तार, तो एग्जैक्टली वही बयानात जो है वो उस वक्त थे। अब इसमें देखने वाले भी और बोलने वाले, समझने वाले, एनालाइज करने वाले भी एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं। आमिर भाई ने कहा कि वो केसेस करप्शन के थे और ये केसेस जो है ये सेडिशन के या बोलने पर हैं और ये इस बात में वजन भी है, लेकिन इस बात में जितना वजन है उतना वजन उन केसेस में बिल्कुल नहीं था। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया कि उन्होंने अपने साहबजादे से तनख्वाह नहीं ली। अब इस ये क्वेश्चन जो है ये नहीं है कि करप्शन थी या नहीं थी या करप्शन अच्छी है बुरी, करप्शन तो किसी सूरत में अच्छी नहीं है। तो निकाल दिया। और इसी तरह से चाहे वो कोई भी एक्सक्यूज इस्तेमाल होता है, लेकिन 62-63 के जरिए ही निकाला था ना, उसी हथौड़े के जरिए वही चीज लटक रही है। अब क्योंकि इमरान खान के सपोर्टर जो हैं वो पुरवितर और पाकीज़ा हैं और नवाज शरीफ के सपोर्टर जो हैं वो जाहिर बात है बहुत मैले और जो है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए ज्यादा तकलीफ इस वक्त इमरान खान के सपोर्टर को हो रही है। मेरा ख्याल है बतौर पाकिस्तानियों को इकट्ठे मिलकर ये फैसला किसी न किसी दिन करना पड़ेगा कि ये खिलवाड़ जो है इस मुल्क के आइन और इस मुल्क के सियासतदानों के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा मसला है, मुझे नहीं लग रहा है इन लोगों का इनका इस वक्त ये मसला है। लेकिन एक और चीज जो मैं यहाँ पे उसको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा पर्सनल इशू भी है ARY का, लेकिन ये बड़ा अगर इसको हम होलिस्टिकली देखें तो ये सहाफी बरादरी का भी इशू है। इस वक्त हो रहा ये है कि जो डायरेक्टर न्यूज हैं ARY न्यूज के अहमद यूसुफ साहब, उनको जिन मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है वो मुकदमा है जिसके नतीजे में सजा क्या हो सकती है, सजाए मौत, उम्र कैद। अब अगर ये एक ऐसा प्रेसिडेंट हो जाए जहां पे न्यूज मैनेजर्स को खबरों की जो मॉनिटरिंग के ऊपर, या चले कह रहे जी लैक ऑफ मॉनिटरिंग, जो इल्जाम लगाना आप लगा लें, इतनी इंतहाई सजाएं दी जाएंगी तो उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनकी गर्दन तक भी ये मामला पहुंचेगा। इस हवाले से PFUJ बाकायदा का एहतजाज शुरू कर रही है जी। आज हमने देखा कि तमाम जो प्रेस क्लब्स हैं पाकिस्तान के उनमें एक जो स्याह परचम है उसको भी लहराया गया। ये इस एहतजाज का तहरीक का आगाज है। इसके बाद पार्लियामेंट भी जाया जाएगा पूरी रैली जाकर 3 तारीख को, और वहां पर बैठ के हुकूमत के सामने 5 मुतालबात रखे जाएंगे। साथ साथ ये जो पेमरा एक्ट के जरिए एक मजीद नई कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें फ्रैंकली अगर तमाम मीडिया के लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये आग यहाँ बुझेगी नहीं, ये सबके घरों को जलाएगी। आमिर साहब, आप देख रहे हैं मजीद सख्त वक्त सर आने वाले दिनों में मीडिया के ऊपर, खास तौर पे जाहिर सी बात है अगर अब तय कर लिया है कि ये थोड़ा सा जो सियासी तौर पे मामलात को मैनेज करना है तो फिर मीडिया भी उसकी जद में आएगा सर? मुझे का मलम्मा जो है वो आहिस्ता से नहीं बड़ी तेजी के साथ उतरा है। मुझे याद नहीं पड़ता किसी हुकूमत ने 9 महीने में वो कारनामे अंजाम दिए जो PDM ने किए, मईशत हो या चाहे वो आजादी इजहार का गला घोटना हो।
वो 9 महीने में आपको इतना बुरा रिकॉर्ड किसी हुकूमत का मुझे याद सर नहीं एटलीस्ट पड़ता। बगावत के इतने पर्चे मैंने नहीं देखे, और भी मतलब कि बहुत क्या क्या नहीं हुआ मीडिया में सहाफियों के साथ, वो बिल्कुल ठीक है, वो भी गलत है, लेकिन जो बगावत के दर्जनों पर्चे मैंने 8 महीने में देखे हैं, मैंने नहीं इससे पहले देखे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात। हम ब्रेक पे जाएंगे, जब आएंगे तो फिर उसके बाद जो है डॉलर की कीमत में यकमुश्त 25 रुपए इजाफा हुआ है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। डॉलर की कीमत के हवाले से जब इसहाक डार साहब को लाया गया, मिफ्ता साहब को रिडिक्यूल करके अपनी ही जमात की हुकूमत के दौरान वजारत से निकाला गया, फिर जिस तरीके से कैंपेन चलवाई गई उनके खिलाफ अपनी ही जमात के अंदर से, जस्ट टू प्रूव दैट कि इसहाक डार साहब एक बेहतर मुआशी मैनेजर हैं और मिफ्ता साहब की जो प्रायोरिटीज थी, उनके जो इकदाम थे वो गलत थे। अब कई माह बाद बज़ाहिर लगता ऐसा है कि विंडिकेट हो रही है मिफ्ता इस्माइल साहब की पोजीशन, क्योंकि अब जो इस वक्त सूरत हाल है डॉलर की कीमत के हवाले से और IMF की शराइत के हवाले से, वो मोरलेस वही बातों पे अब हुकूमत मानने जा रही है जो मिफ्ता इस्माइल साहब कहा करते थे। आज के दिन आपको एक्सचेंज रेट दिखाना चाहते हैं। आज जो है एक दिन के अंदर अमरीकी डॉलर की जो कदर में इजाफा हुआ है वो तकरीबन 24 रुपए से ज्यादा का है, और अब इजाफे के बाद 255 का इस वक्त मार्केट में मिल रहा है। जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं जी कि 255 का भी कहीं से हमें ढूंढ के दिखा दें, उनको तो 260 में भी नहीं दस्तयाब हो रहा डॉलर। तो एक तो उसकी वो नापैद है, और अगर है भी तो भी मनमानी जारी है मार्केट के अंदर। प्रॉब्लम ये थी कि इसहाक डार साहब जब वापस आ रहे थे, तो उससे पहले मैं आपको मरीम नवाज साहिबा की ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा का जो टिल्ट था और जो उनकी सपोर्ट थी वो इसहाक डार साहब के पलड़े में थी। और उनकी जो ट्वीट थी वो कहती थी कि जी इंशाल्लाह ही मीन्स व्हाट ही सेज एंड ही नोज व्हाट ही इज सेइंग, ऑल्सो द गाय नोज हिज जॉब, has proven his mettle multiple times, more power to इसहाक डार। अब जो डारनॉमिक्स है, जिसको कहते हैं बड़ी मशहूर टर्म पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, बज़ाहिर लगता है कि यहाँ आकर वो फेल हो गई है। इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की जो आपस में एक इख्तलाफ राय था, जिसको पार्टी के दो धड़े बाकायदा पीछे से बैक कर रहे थे, ज़रा डॉलर की कीमत के हवाले से और मुआशी फैसलों के बारे में जो नून लीग ने मेजर ब्लंडर मारा है ना, वो आप इस जो बयानात की ट्रेल को देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो प्रिपेयर्ड टीम थी, एक्सपीरियंस टीम थी, इन्होंने कबाड़ा किया किस तरह से। सच टॉल क्लेम्स, इतनी श्योरिटी थी, इतनी ज्यादा बुलंदोबांग दावे थे, हुआ क्या है फाइनली? आज जो है डॉलर की कीमत जो इस वक्त ऑफिशियली 255 है, मैं रिपीट करती हूं कि ये 260 पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उनको नहीं मिल रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर। सो जी ये है इन अ नटशेल PMLN की इकोनॉमिक पॉलिसीज इन गुज़श्ता 9 महीनों के अंदर। अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। सर ये इस वक्त ये बताइए कि ये जो फाइनली इसहाक डार साहब को लेट गो करना पड़ा, वो जो डॉलर को कंट्रोल करने का ऑब्सेशन है उनका, उनकी पूरी जो पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है कि इस कीमत को ऊपर नहीं जाने देना। बहरहाल लगता है इस मर्तबा वो फेल हो गए ये करने में। देखें, मैं किसी सियासत में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको अपना जो व्यू है वो देना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ कि मीडिया के जरिए से इस कदर कंफ्यूजन फैलाया गया है, और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आके वही बातें करते हैं कि जैसे किसी ने आर्टिफिशियल तरीके से एक्सचेंज रेट को रोक के रखा हुआ था, रस्सी से बांध दिया था, या उसके नीचे कोई ऐसा पत्थर डाल दिया था कि वो नीचे ना आए, वहीं खड़ा रहे। ये जितनी जो आपने बातें की है ना एक्सचेंज रेट के हवाले से, डार साहब के हवाले से, मिफ्ता, ये मैं आपको बताऊं, हकीकत ये है कि ना इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब का कोई कमाल है, ना डार साहब इसके जिम्मेदार हैं। हम 34 साल में IMF ने हमें आज ऐसी जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां पर पाकिस्तान कभी भी 75 साल में इतना बेबस कभी भी नहीं था। एक 225 मिलियन वाला न्यूक्लियर एंड मिसाइल पावर मुल्क आज दस्त नगर हो गया है। वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, इसकी कोई हैसियत ही नहीं रही है। हम इस जगह पे लाके खड़े कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर चाहे स्टेट बैंक में कोई गवर्नर हो, फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस देखें, मैंने IMF के साथ डील किया है 11 साल, एक नहीं 11 साल, ठीक है ना। ये जो जब मुज़ाकरात होते हैं ना IMF से, तो इसके पीछे कोई इकोनॉमिक्स नहीं होती है, ये बार्गेनिंग होती है, ठीक है। जैसे आप कोई चीज कारपेट खरीदने के लिए जाती हैं तो पता चलता है कि उसने
10,000 रुपया कहा और मामला तय हो जाता है कहीं 4,000 5,000 पे, होता है ना, बार्गेनिंग चल रही होती है जी। यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसी होता है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ मैंने यही किया है कि जब मैं 2008 में उस वक्त पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी, तो उस वक्त तक मैं वजारत खजाने में था, और जैसे ही रिजीम चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, IMF का मिशन धड़ाधड़ आना शुरू हो जाता है। तो जब उनका मिशन पाकिस्तान में आया तो मुझसे मैं बातचीत कर रहा था उनसे, तो उस वक्त एक्सचेंज रेट गालिबन 63 रुपीज पर डॉलर था। उन्होंने आते ही मुझे कहा, वी थिंक के 85 रुपया जो है ना, ये ठीक है नंबर, 85 रुपया पे एक्सचेंज रेट को ले जाएं। ये नहीं कहा कि मार्केट मैकेनिज्म ले जाएं। तो मैंने कहा कि तुम ये 85 जो नंबर लेकर आए हो, ये कहाँ से लेकर आया तुमने? हाउ डिड यू अराइव एट दिस मैजिक नंबर 85? कहते नो वी थिंक दैट दिस इज द राइट नंबर। ठीक है ना। मैंने कहा कि मैं नहीं समझता हूँ दिस इज द राइट नंबर। तो कहता कि तुम क्या समझते हो, कहाँ होना चाहिए? अब ये बार्गेनिंग हो रही है। मैंने कहा कि 66 हो जाना होगा, 67 रुपया पर डॉलर हो सकता है। नहीं, ये आप बहुत कम कह रहे हैं, थोड़ा सा आप और जाएं, ऊपर जाएं। ये इस किस्म का। तो वो थोड़ा नीचे आए। मैंने कहा कि नहीं, फिर 85 भी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करने के चलो 83 पे आ जाओ। मैंने कहा नहीं, चलो 67 या 68 पे आ जाओ। ये बार्गेनिंग करते करते हम 70 या 72 पे आए थे। ठीक है ना। तो कौन सी मार्केट मैकेनिज्म चल रही थी? किसने डॉलर को रोक के रखा हुआ था? किसने? लेकिन इशफाक साहब, ये एक बिल्कुल सिग्नेचर मूव है डार साहब का, और ये इसके बारे में PMLN के अंदर से भी लोग बात में कहते रहे कि ये जो, मैं तो वो बता रहा हूँ ना सर, मैं इस वक्त उस पे बात कर रही हूँ जो इस वक्त हुकूमत ने पहले IMF को कमिटमेंट्स दी, फिर इंतजार किया, और उसके बाद जब फाइनली बहुत प्रेशर बढ़ गया तो अभी तय कर लिया गया है कि उन कमिटमेंट्स को पूरा करना है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना सर, जो कंफ्यूजन नजर आ रही है हमें कि आपने या तो यू गो ऑल इन, या फिर इतना इंतजार करके दबाव मत बढ़ाए सिस्टम के ऊपर कि फिर भी आपने वही शराइत माननी है। सो ये ना हो कि आपको 100 जूते भी खाने पड़े और 100 प्याज भी खाने पड़े। तो आप तय कर लें कि आपकी एक क्लियर पॉलिसी क्या है। वो कंफ्यूजन है 8-9 महीनों में जो नजर आ रही है। देखिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, प्योर इकोनॉमिक सियासत में काम नहीं चलता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी जितनी चीजें उन्होंने की थी उस वक्त, उनका ये ख्याल था कि अगर हमने ये किया तो बहुत तबाही मचेगी, मुझे बहुत हेवी पॉलिटिकल कॉस्ट देना पड़ेगा। लिहाजा वो उनके साथ लग गए बातचीत में, मुज़ाकरात में, अपने दोस्तों के जरिए से, किसी के जरिए से, इधर से प्रेशर उधर से प्रेशर, कहीं से पैसा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि अपनी जो बार्गेनिंग पावर है उसको बढ़ाया जाए कि हम इतने डेस्परेट नहीं है। तो कहीं दोस्तों ने भी आपका हाथ नहीं थामा, जिस आपने बातचीत करवाने की कोशिश की उन्होंने भी बातचीत नहीं की। तो अल्टीमेटली जब आपके पास चारा ये रह गया कि कल आपने डिफॉल्ट का ऐलान करना है या ये काम करना है, तो उन्होंने किया ये। उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की कि इतना हैवी कॉस्ट जो पॉलिटिकल कॉस्ट हम पे पड़ेगा वो हम इसको मैनेज न कर पाए। तो इसलिए उन्होंने उनके साथ बातचीत शुरू की, एंगेज करके रखने की कोशिश की, फिर अपने दोस्तों के जरिए से भी कुछ उन पे दबाव शबाव डालने की कोशिश की, कहते हैं सिफारिश। नहीं हुआ क्योंकि इस वक्त जो है उनको पता है कि हमने 34 साल में पाकिस्तान को ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है कि अब पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। ठीक बात है। जो हम कहेंगे वो करेगा। हो गई बात। अब जो बैठा हुआ है हुकूमत में वो कोशिश कर रहा है कि जी हम जरा पॉलिटिकल कॉस्ट कम पे करें। उन्होंने तो दिल में सोच लिया कि जी हम तो जो चाहेंगे कराएंगे पाकिस्तान से। एक और चीज है कि दार साहब ने आते ही बड़े बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जी IMF के। दैट ऑल्सो इन्फ्यूरिएटेड द IMF पीपल। वो अल्फाज पसंद नहीं किए गए क्योंकि वो अल्फाज उन तक पहुंचे। जी तुम्हें तो आपने ऐसी जगह पहुंचा दिया, तुम इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो, पहले अपनी औकात देखो। तो उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है, आओ मेरे पास, हम देखते हैं। तो इसी जिद में भी ये चलता गया। उन्होंने अपने स्टांस को बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं लाया। उनको पता था कि इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये थे कि हम, जैसे मैं आपने सुनाया कि ये तो हफ्तों की बात नहीं है, मैं दिनों की बात कर रहा हूँ। और मैं जब चला तो वहां से वो अभी में तो फ्लाइट में बैठा था कि डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। तो ये सब ऐसी बातें थी, अल्लाह ताला को भी शायद बुरा लगा होगा
इतने तकब्बुर से ये बातें नहीं कहनी चाहिए। सही। ये भी अल्लाह ने हमें भी बताया है, इस्लाम में भी है कि तकब्बुर जो है इंसान को ले डूबता है। सर बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर इशफाक मौजूद थे। ये तो बात हो गई जी कि अगर आपने IMF की शराइत माननी है, लेकिन अब दुनिया भी हमें कहती है कि पहले आप अपनी अपना बोझ, अपनी रियासत का बोझ तो थोड़ा सा उसको तो बेहतर मैनेज करें ना, अपने अलल्ले तलल्ले जो हैं उनको भी तो काटें। अब आप देखिए आज ये डॉन अखबार में खबर छपी है, ये कहते हैं जी कि मुआशी चैलेंजेस की जो शिकार हुकूमत है उनके जो अरकान पार्लियामेंट है उनके लिए जो मुख्तस फंड्स हैं उनमें 30% इजाफा किया जा रहा है। और ये इक्तिसादी राब्ता कमेटी को बताया गया है कि इस तरह से जो SAP स्कीमों के तहत रवा माली साल के लिए कुल फंड्स 90 अरब हो जाएंगे और उनमें से तकरीबन 47 अरब रुपए पंजाब, बाकी सिंध और तकरीबन 7 अरब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल होंगे। यही नहीं, गुज़श्ता रोज काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के जो अहम नकात है जरा ये भी नोट करें। मुख्तलिफ शहरों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों के रेस्ट हाउसेज और रिहाइशों के देखभाल के लिए भी जो 1 अरब रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी भी दी गई है। इस वक्त जो काबीना का हजम है वो हम सब जानते हैं, 77 लोग हैं। ये अब ऑस्टेरिटी कमेटी कह रही है कि इनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें से आधों की जो है वो प्रो बोनो काम करे, तकरीबन 25 से 30 लोगों को खाली आप तनख्वाहें दें। तो जब हुकूमत के लोग जाते हैं बार्गेन करने के लिए तो ये सारी बातें जो है फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मालूम होती हैं, उन्हें पता होती है। ये तो क्राइटेरिया है जी इनका अपने लिए कि भाई चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, सबको खुश करना है, तो जहां से जो भी फंड्स अरेंज करने हैं, तनख्वाहें देनी है, काबीना का साइज बढ़ाना है। लेकिन जब हमसे ये बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर तो ये अवाम से क्या चाहते हैं, ये अवाम से किस तरह की कुर्बानियां चाहते हैं कि वो अपना पेट कैसे काटे, ये देखें जरा। हाल जो है 10 बजे, मार्केटें जो है वो 8:30 बजे बंद हो जाएंगी। 62 अरब रुपए की बचत हो। इनकैंडेसेंट बल्ब जो है वो नहीं तैयार किए जा सकेंगे। 22 अरब रुपए की बचत हो। बिजली से चलने वाले गैर मुअस्सर पंखे फैक्ट्रियों में तैयार नहीं किए जा सकेंगे। 15 अरब रुपए की बचत। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। आज सिंबॉलिकली काबीना की मीटिंग में कोई लाइट जो थी वो ऑन नहीं थी, सूरज की रोशनी आ रही थी। जो भी हमारा वहाँ पे कामकाज था उसके लिए काफी से ज्यादा थी। करनी चाहिए अवाम को एफिशिएंट तरीके से सारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए। गलत नहीं कह रहे, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब ये खुद लीड बाय एग्जांपल नहीं कर सकते और अपनी काबीना के इजलासों के अंदर इतने ज्यादा फंड्स जो हैं ये लल्लो तल्लों के लिए पास कर देते हैं, तो फिर ये लोगों से जब कुर्बानी मांगते हैं तो वो भी आगे से सवाल पूछते हैं कि भाई 77 की काबीना को नीचे तो लेके आओ, 25-30 पे तो लेके आओ, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।